यूएन के बारे में जब भी आप पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन की स्थापना 1945 24 अक्टूबर को हुई थी। असल में जिस समय यूएन की स्थापना हुई थी उस समय पर मेरे प्यारे साथियों 6 संगठनों की स्थापना साथ साथ हुई थी, तो उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल बॉडी। ये कुल मिलाकर के 6 प्रिंसिपल बॉडीज थी। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद करिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के पर्सपेक्टिव से। जिस समय आप लोग यूएन की स्थापना की बात करते हैं, असल में उस समय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी। वो कौन थे 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो यूएन को बनाते हैं? उनमें मेरे प्यारे साथियों अक्सर आप लोगों ने जिसका नाम बहुत ज्यादा सुना है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी है यूएन जनरल असेंबली जिसे आप यूएनजीए कहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य हैं, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी है यूएन जनरल असेंबली जिसमें जाकर के ये 193 मेंबर से जो बैठते हैं। तीसरा है इसका सचिवालय, मतलब दूसरा जनरल असेंबली हो गया जहां पर हर देश जाकर के बैठता है। तीसरा हो गया मेरे प्यारे साथियों द सेक्रेटेरिएट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टेक्निकली तो 15 सदस्य हैं, लेकिन हम 5 परमानेंट मेंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब हुआ क्या, मैं यहां पर आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं। तीसरा हो गया द सेक्रेटेरिएट, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल असेंबली एक संसद है, संसद के बगल में सचिवालय है, तो यह सचिवालय की तरह हो गया। इसके अलावा तीसरी चीज थी मेरे प्यारे साथियों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहां पर है? हेग, नीदरलैंड के अंदर हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा एक संगठन और था जिसका नाम था यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन पहले हुआ करती थी। लोगों के बीच में कैसे मतलब शांति स्थापित की जाए, ये इसका मेजर पर्पज हुआ करता था। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों छठी चीज हुआ करती थी जिसका नाम है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो मुद्दे पर पहुंचते हैं, यूएन की किस संस्था के द्वारा हाल ही में यह आह्वान किया गया है? तो आंसर है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के द्वारा हाल ही में यह कहा गया। अब आप पूछेंगे इतनी बड़ी बात है क्या ये? मैंने कहा जी हां, इसका कहना बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं ये लिखता हूं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो मेरे प्यारे साथियों इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। पहला निहितार्थ क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती क्या है, पहले वो समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, असल में यूएन के द्वारा, फिर से जान लीजिए, यूएन 24 अक्टूबर 1945 वाला यूएन, ठीक है, उसी समय पर स्थापना की गई थी इसकी। याद रखिएगा, जिस समय यूएन आप बोल रहे हैं कि 1945 में स्थापना हुई थी, उसी समय इन 6 संगठनों की स्थापना हुई थी। मतलब यूएन असल में कुछ नहीं है, इन 6 संगठनों का एक बिग कंपाइलेशन है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? इनमें से एक संगठन ने हाल ही में क्या कहा है कि हमें कार्बन को पकड़ लेना चाहिए। क्लियर है? हम पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले इस संगठन का महत्व स्थापित कर दें, क्योंकि परीक्षाओं में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मेरे प्यारे साथियों, यह यूएन के साथ साथ ही स्थापित किया गया था। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में यहां पर 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं इसके अंदर। आप पूछेंगे क्या उन 54 सदस्यों के अंदर भारत भी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सदस्यता दिसंबर 2020 में खत्म हो गई है। कितने साल की सदस्यता हुआ करती थी? 3 साल के लिए सदस्यता मिला करती थी। तो पहला तो कंसेप्ट हमने ये सीख लिया। अच्छा सर, ये 54 सदस्य निर्धारित कैसे होते हैं? इन्हें बेटा क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित किया जाता है। कैसे? देखिए, अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, लैटिन अमेरिकन ग्रुप और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप। क्लियर है? ये 5 संगठन थे जिनसे मिलकर के इकोसॉक का निर्माण होता है। इनमें से हाल ही में यूरोपियन जो संगठन हैं, इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है कि भाई साहब, अगर पेरिस क्लाइमेट डील तक पहुंचना है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने यहां पर कार्बन को पकड़ना होगा। अब आते हैं पेरिस क्लाइमेट डील क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको मालूम हो तो यूएनएफसीसी की जो कोप 21 था, उसे आप लोग पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया ने अपने द्वारा कुछ वादे किए थे। और क्या कहा था कि जैसे जैसे वर्ष 2100 आएगा, हम दुनिया का अधिकतम तापमान
प्री इंडस्ट्रियल एरा से मात्र 2% तक या 2 डिग्री तक ही बढ़ने देंगे। दोबारा से सुनिएगा, कब तक? वर्ष 2100 तक। कब से? प्री इंडस्ट्रियल एरा से। प्री इंडस्ट्रियल एरा बोले तो जब आप 1885 की बात कर रहे होते हैं, उससे पहले का जो टाइम है, वहां से हम लोग इस टेम्परेचर को अधिकतम 2 डिग्री बढ़ने देंगे। इसके लिए हम हर देश से कहेंगे कि वो अपने अपने कुछ इंटेंडेड या मतलब इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन निर्धारित करे कि वो कार्बन को कितना कम करने वाला है, जिसमें भारत जैसे देशों ने भी अपने द्वारा कुछ निर्धारित किया। भारत जैसे देशों ने कहा कि 2030 तक हम 35% 2005 के मुकाबले कार्बन को कम कर देंगे। ऐसा हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ वादे किए। इस पेरिस क्लाइमेट डील के मुताबिक यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक बढ़ गया तो दुनिया के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ऐसी स्थिति में दुनिया ने अपनी तरफ से निर्णय लिया है कि हम अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री बढ़ने देंगे। अगर ऐसा होता है कि तापमान ज्यादा बढ़ गया तो दुनिया में मेरे प्यारे साथियों जो सबसे बड़ी मुसीबत आएगी वो क्या आएगी, अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत यह आएगी कि जो हमारे द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि कुल मिलाकर के 17 हैं, उन्हें प्राप्त करने में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया ने 2030 तक के लिए कुछ सतत विकास लक्ष्य रखे हुए हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 17 है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोगों ने रखे हुए हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पहला नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। अब ये सब कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्या सबसे पहला गोल क्या है? गरीबी नहीं होगी। दूसरा गोल क्या है? भूखमरी नहीं होगी। तीसरा क्या है? अच्छी हेल्थ होगी। चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन होगा। पांचवा क्या है? जेंडर इक्वालिटी होगी। छठा क्या है? क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन होगा। सातवां क्या है? अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होगी। आठवां क्या है? डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी होगी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिटीज होगी। रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होंगे। क्लाइमेट एक्शन होगा। लाइफ बिलो वाटर होगी। लाइफ ऑन लैंड भी होगी। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होंगे और पार्टनरशिप सभी गोलों के बीच भी होगी। अब असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये जितनी भी बातें हैं, अगर हम ही ना बचे तो इन गोल को पूरा कौन करेगा? यदि हम ही ना बचे, हम ना बचे का मतलब क्या हुआ? यदि मान लीजिए मैंने आपसे यह कहा कि भारत जैसा देश या फिर दुनिया के देश अगर किसी भी प्रकार से इन गोल्स को पूरा करने में कंट्रीब्यूट नहीं किए तो भाई आप इस दुनिया के तापमान को कम कैसे करोगे? या फिर उल्टा चलते हैं, अगर दुनिया का तापमान बढ़ता रहा तो इन गोल को पूरा कौन करेगा? अगर तापमान बढ़ता रहा तो भाई साहब भूखमरी भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा, क्लाइमेट भी खराब होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो साहब अब दोबारा से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं इस मुद्दे पर, और वो क्या है? इस संगठन ने हाल ही में क्या कहा है? इस संगठन ने कहा है हम सब लोगों को कार्बन पकड़ना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, और वो क्या है? आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर जी कार्बन पकड़ते कैसे हैं? आइए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि कार्बन आफ्टर ऑल पकड़ा कैसे जाता है। सबसे पहली बात जो आपको इस मतलब फ्लो चार्ट से समझ में आनी चाहिए, और वो क्या है? आपको याद होना चाहिए कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कार्बन कैप्चर के ऊपर व्याख्यान दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जहां पर भी कार्बन पैदा हो रहा है, अब कहां पर पैदा हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई पावर प्लांट है। पावर प्लांट से मतलब हुआ, जैसे मान लीजिएगा कि आपने कहीं कोयले से बिजली का उत्पादन करने का एरिया लगा रखा है, या कोई सिटी है जहां पर बहुत सारी कार चल रही हैं, या फिर कहीं पर कोल से जो है वो पका करके स्टील बनाया जा रहा है, वहां पर कार्बन का बहुत सारा उत्सर्जन हो रहा है। क्यों ना ऐसा करें कि जो एग्जॉस्ट हैं, जहां से बड़ा बड़ा चिमनियों में से धुआं निकलता है, वहां से आप लोग जो है वो कार्बन को पकड़ लें। कार्बन पकड़ने से मतलब हुआ ऐसी कोई मशीन लगाएं जो उस कार्बन में से कार्बन को अवशोषित कर ले। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, यदि आप लोगों ने कभी अपनी गाड़ी का साइलेंसर देखा हो। साइलेंसर क्या होता है? असल में साइलेंसर जो है वो इंजन का वो हिस्सा है जो आपके इंजन की आवाज को कम करने के लिए एक्स्ट्रा टूल के रूप में लगा दिया गया है। आपने देखा होगा ना, आपकी बाइक में, आपकी कार में एक पाइप सा लगा होता है। वो पाइप असल में कोई मशीन नहीं है, वो इंजन की नॉइज को कम करने के लिए
आपके सामने लगाया गया ताकि धुआं जब निकले तो आवाज कम करे। आप में से कई साथी उस पाइप को कटवा देते हैं तो भट 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 की आवाज आती है ना। अच्छा, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने साइलेंसर पर कभी उंगली फिरा के देखा हो तो आपकी उंगली प्रॉपर काली हो जाती है। वो जो काली उंगली हुई है ना आपकी, वो क्यों हुई है? असल में वो कार्बन है। तो वो साइलेंसर दो काम कर रहा है, एक तो नॉइज को न्यूट्रल कर रहा है और दूसरा मेरे प्यारे साथियों वो कार्बन को कैप्चर कर रहा है। एग्जैक्टली आप लोगों के लिए कहा गया है कि जो पावर प्लांट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, क्यों ना वो ऐसा करें कि अपनी चिमनियां बहुत लंबी लगा दें। दूसरी बड़ी बात, उन चिमनियों में कार्बन स्वतः ही चिपक जाएगा, एक तरीका। दूसरा, ऐसा कोई भी नैनो मटेरियल की जाली लगा दें जिसमें से कि कार्बन जो है वो छन के ऊपर ही ना जाए, केवल हवा जाए। तो ऐसी स्थिति में कार्बन पकड़ में आ गया। कार्बन को पकड़ करके किसी पाइपलाइन के माध्यम से जमीन में दबा दो। देखो इधर देखो, यहां पर मैं ये दिखाया भी गया है, 1.6 किलोमीटर तक आप जमीन में दबा सकते हो। बोले सर जमीन भी तो खोदनी पड़ेगी इसके लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए कहा गया है कि आप जमीन मत खोदिए, आप केवल यह मान करके चलिए कि दुनिया में जितनी भी जगह पर पहले से बनी हुई माइंस हैं, जो कि माइंस खराब हो चुकी हैं, जिन माइंस में से कई बार ऐसा होता है ना, कोयले को जमीन के भीतर से निकाला गया होता है, अब वो माइंस यूजलेस हो चुकी हैं, तो क्यों ना आप अपनी गैस को या फिर उस कार्बन को ले जाके उस माइंस में दबा देते। तो ऐसा इन दिनों चर्चा का विषय चल रहा है। कार्बन कैप्चर एक बहुत बड़ा, मतलब दुनिया में आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर कार्बन नहीं पकड़ा गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा और पेरिस क्लाइमेट डील की जो आवश्यक बुनियादी बातें हैं वो पूरी नहीं होंगी। साथियों, फुल्ली ये सवाल कंटेंट से लोडेड था। कंटेंट से लोडेड इसलिए था क्योंकि इसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी जो कि आप लोगों को मनोरंजक लगे, है ना। ये सारी की सारी बातें वो थी जिनको कि पढ़ना, पहली बार में पढ़ना, उसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को लिखना, ये सारा मेहनत का काम था, लेकिन जरूरी था, इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर प्रायोरिटी पर रखा। अगर मैं चाहता तो इस सवाल को 5 नंबर के बाद भी रख सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके ऊपर चाहे बोरियत भरा ही क्यों ना हो, लेकिन इसे जरूर समझाना था, इसलिए मैंने इसे आगे लिया। उम्मीद है आप इस प्रयास को इज्जत देंगे ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। जो बातें मैंने बोली हैं, बहुत सारी बातें बोलता हुआ निकल गया हूं, प्रॉपर एक राइट अप इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है।